आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए हैं। आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन परिसर में उन्हें शपथ दिलाई। अब सीएम नीतीश कुमार के बाद कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं इस पर मंथन के लिए दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद फैसला क्या होगा, हमसे जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। वहीं राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार संसद भवन से बाहर निकले और शपथ लेने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अरे 3 गो है आप। देखिए, देख लिए यहाँ से आप 3 गो प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। अब पहले तो हम यही ना थे। वहीं बताते चलें कि बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उनके बेटे निशांत कुमार को राज्य का भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टर के सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और इस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ माइनॉरिटी सेल की ओर से तेजस्वी यादव के इस्तकबालिया तकरीब का आगाज किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन खुद तेजस्वी यादव करेंगे। इस कार्यक्रम में अली अशरफ फातमी, मांगनी लाल मंडल और डॉक्टर अनवर आलम समेत कई नेता शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि राज्य भर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और रोजगार और एकता के मुद्दों पर चर्चा होगी। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से, अक़लियत कमेटी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं, कारगुजार सदर हुए हैं, उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम है, उनका अभिनंदन समारोह है और उसमें बिहार भर के अक़लियत समाज के लोग इकट्ठा होंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल इसलिए कि उन्होंने जो लालू प्रसाद जी के विचारों के साथ राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने का काम किया और स्पष्ट रूप से जो संदेश दिया कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति, नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति को आयाम दे करके ही मुल्क से भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त किया जा सकता है और उस दिशा में कहीं ना कहीं वो सफल रहे। और 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने नफरत के खिलाफ जो नौकरी और रोजगार वाली राजनीति शुरू की और जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच संदेश दिया कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में ना तो लालू जी और ना ही तेजस्वी झुकने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बयान के बाद भोजपुर के आरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने शहीद भवन के पास उनका पुतला फूंका। यह विरोध कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी को लेकर किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीधर तिवारी ने कहा कि इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। नेताओं ने इस दलित समाज का अपमान किया है और आगे उन्होंने और भी कहा कि अगर इस तरह की बयानबाजी होती रही तो आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा वो पागल हो चुके हैं। असम में हार के डर से वो बौखला गए हैं और अपने पागलपन में वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में अनाप शनाप जो उन्होंने बयान दिया है, इसलिए आज पूरे बिहार में जिला में कांग्रेस पार्टी असम का मुख्यमंत्री पागल हेमंत बिश्व शर्मा का पुतला दहन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब से असम में चुनाव की घोषणा हुई है तब से आए दिन वो प्रतिदिन अपने इस देश के सीनियर नेताओं को
मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं। 8 बार वो संसद सदस्य रहे हैं, अभी राज्यसभा में विरोधी दल के नेता रहे हैं, और उनके बारे में लोकतंत्र में कभी ऐसी ओछी बातें नहीं होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, और यह भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो वैसे ही लोगों का भारतीय जनता पार्टी में महिमा मंडित होता है। जो लोग की विरोधी नेताओं को अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के सौ पर जो हेमंत बिस्व शर्मा यह कुकर्म किए हैं, आज पूरे देश के दलित समाज और कांग्रेस के नेता आक्रोशित हैं। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पटना के एम्स अस्पताल में सांसद पप्पू यादव ने रेप पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने परिवार का हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सांसद ने पीड़िता के इलाज के लिए तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है और अस्पताल प्रशासन से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने पुलिस से मामले में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। कौन कौन लोग? चाचा दूसरे के हवाले कर दिया। किसके और कौन कौन नहीं पकड़ा? नाम तो नहीं पता, उनको पता नहीं नाम। थाना प्रभारी को तो नहीं पता है। दो पकड़ा ओकरा से मार पीट के पूछताछ करवाइए, वही मिलेगा। एक मिनट तुम राजेश से पूछो। लेडीज है थाने का। बुलाओ, आइए जल्दी आइए। तो क्या करते हैं? वाला 3 आदमी था। जहाँ से रोड कटता है ना, दूसरा पकड़ाया है, बेटा के लिए पकड़ाने हैं, बता रहा है कि 2 दुनिया। वहीं बिहार सीवान सिविल कोर्ट को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से अफरा तफरी मच गई। धमकी ईमेल के जरिए प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश को दी गई सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है और पूरा परिसर खाली कराकर सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। फायर ब्रिगेड और डॉग स्क्वाड ने जांच की। कई घंटों की तलाशी के बाद कई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे धमकी फर्जी साबित हुई। एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि साइबर जांच जारी रहेगी। मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे साफिन साबिर की ये खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, सीवान सिविल कोर्ट परिसर को एक बार फिर से बम उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। देखिए, आपको बता दें ये धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है, जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित कुमार के जो आधिकारिक ईमेल आईडी उसके माध्यम से की धमकी दी गई है, जिसके सूचना तत्काल सीवान जिला अधिकारी एवं सीवान के एसपी पूरन कुमार झा को दी गई, जिसके सूचना मिलते ही मौके पर यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है, बम स्क्वाड डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंचकर तलाशी जो है जारी कर दिया गया। आप देखिए, एक बार फिर से सीवान सिविल कोर्ट परिसर को धमकी मिली। इससे पहले भी 27 जनवरी को ये ईमेल के माध्यम से धमकी दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी तलाशी हुई और उस वक्त भी ये मालूम नहीं चल सका कि कौन आखिर ये धमकी दिया। लेकिन एक बार फिर से आज देखिए, शुक्रवार को ये धमकी दिया गया है, सीवान के जो सिविल कोर्ट को बम छुड़ाने की धमकी दिया गया है, जो कि प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मोहित कुमार का जो आधिकारिक ईमेल आईडी उसके माध्यम से दिया गया है कि शुक्रवार को 11:30 बजे सिविल कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसका सूचना देखिए सीवान के जिला अधिकारी एवं सीवान के पुलिस अधीक्षक को मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पूरे दल बल के साथ यहाँ पे पहुंच गए और सभी लोगों की तलाशी होने लगी। वहीं देखिए, अस्थायी रूप से यूं कह सिविल कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। अब देखिए, अभी की बात करें तो स्थिति यहाँ की सामान्य है। वहीं पटना में डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि दूध उत्पाद बढ़ाने, पशुपालन को मजबूत करने और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
पशुओं की टीकाकरण, बेहतर चारा और प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। हमारा विभाग डेयरी, मत्स्य, पशुपालन, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और इस तरह से ये पशुपालन खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब पशुपालक किसान के लिए उसके आय को बढ़ाने में, और बिहार सरकार की भी समझ है कि हम गरीब गुरबा के आय को बढ़ावें, उसका आमदनी बढ़े, उसका गरीबी दूर हो। और इस सोच के साथ बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभाग काफ़ी आगे बढ़ा है और गरीब गुरबा को गाय, भैंस, बकरी, सुअर इसको पालने के लिए प्रेरित करते हुए और उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार